हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आज रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी जीके तो कंटिन्यू आपका चला हुआ है, लेकिन साथ में आपके मॉक टेस्टों के साथ एक दिन आपका इंग्लिश ग्रामर होता है, एक दिन आपका हिंदी ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर आपका साथ में चलता ही रहेगा, और एचपी जीके तो इसमें डेली जो है वो चलता ही है आपका। ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए डेली अपलोड होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी पुलिस की भर्ती जो वो जल्दी अब 1-2 महीने में आपका जो वो इसका एग्जामिनेशन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका जो मतलब जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया कि जो आपकी वैकेंसी होगी, जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके स्टेट कैडर पे होंगे अब। ठीक है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरे स्टेट के आधार पे बनेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट टॉप करेंगे उसके आधार पे जो आपकी जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे जनरल वालों की अलग बनेगी, आपकी SC वालों की अलग बनेगी, ST वालों की अलग, और अदर कास्ट जो भी है सबकी जो मेरिट लिस्ट वो अलग अलग बनेगी, लेकिन स्टेट कैडर पे बनेगी, डिस्ट्रिक्ट कैडर पे नहीं बनेगी। अब ये कंफर्म हो चुका है। बाकी अब जल्दी आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। आप ग्राउंड की तैयारी भी कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन HPGK का। तो और बाकी एक बात, वीडियो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। हर रोज़ नहीं होती है, एक दिन छोड़ के होती है आपके लिए। मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, तो इंग्लिश भी कवर होती है एडवांस लेवल की आपकी। बाकी हिंदी ग्रामर HPGK तो चला ही है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। 1914-15 में जो मंडी षड्यंत्र हुआ था उसका नेतृत्व जो वो किसने किया था। तो पंडित गौरी प्रसाद ने किया था। ठीक है, शोभा राम ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, मियाँ जवाहर सिंह ने किया था। तो 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। वो किया था मियाँ जवाहर सिंह ने। ठीक है, मियाँ जवाहर सिंह ने किया था। मियाँ जवाहर सिंह ने जो आपका 1914 और 15 में मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व हुआ था वो किया था मियाँ जवाहर सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो बाबा कांशीराम ने ली थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ली थी, पंडित पद्मदेव ने ली थी, या भागमल सोठा ने की थी। जो मतलब काले कपड़े पहनने की सौगंध किसने ली थी। तो ये ली थी आपके बाबा कांशीराम ने। बाबा कांशीराम ने, इन्होंने क्या था कि आज़ादी तक जो वो काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो बाबा कांशीराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन बाबा कांशीराम ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, या चौधरी शमशेर सिंह ने किया था। तो शिमला से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो था वो किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। राजकुमारी अमृत कौर ने किया था शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन। तो ये होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो कुनिहार संघर्ष से जो वो किसका नाम जुड़ा हुआ है। शिवानंद रमोला का, भागमल सोठा का, या फिर सहदेव बुशहरी का, या पंडित पद्मदेव का। तो कुनिहार संघर्ष से आपका जो नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है पंडित पद्मदेव सिंह का। पंडित पद्मदेव सिंह, इनका नाम जो वो कुनिहार संघर्ष जो वो जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुलेर राज्य के संस्थापक संसार चंद थे, हरिचंद थे, सुशर्मा चंद थे, या फिर वीरचंद थे। तो गुलेर राज्य के संस्थापक जो थे वो थे आपके हरिचंद। हरिचंद जो थे आपके ये गुलेर राज्य के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो गुलेर राज्य के संस्थापक कौन थे। गुलेर राज्य के संस्थापक थे आपके कौन, हरिचंद। हरिचंद जो गुलेर राज्य के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो हिंडूर रियासत की स्थापना जो संसार चंद ने करी थी, हरिचंद ने करी थी, सुशर्मा चंद ने, या अभय चंद। तो हिंडूर रियासत, तो हिंडूर किसका पुराना नाम है। तो हिंडूर जो आपका नालागढ़ का पुराना नाम है। नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंडूर। तो हिंडूर रियासत की स्थापना किसने करी थी। ये करी थी अभय चंद ने। किसने, अभय चंद ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुलकिल्ला पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो ये मुलकिल्ला पर्वत शिखर जो है किस जिले में स्थित है? कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है या किन्नौर में है? तो मुलकिल्ला पर्वत शिखर जो आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में जो ये स्थित है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह सबसे कम वर्षा होती है? तो बनीखेत में होती है, चायल में होती है, काजा में होती है या फिर धर्मशाला में होती है? तो आपको पता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में सबको पता है कि सबसे कम वर्षा होती है। तो लाहौल स्पीति में कौन सी जगह पे जो वो सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम बारिश होती है? तो वो ये होती है काजा में। तो काजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो हामटा पास या हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में है, किन्नौर में है, कांगड़ा में या चंबा में? तो हामटा दर्रा। ठीक है, हामटा दर्रा ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है आपका कुल्लू जिले में। तो हामटा दर्रा जो आपका ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसपीजीके का लास्ट क्वेश्चन आज ये। तो ब्यास नदी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? तो रामपुर में, कांगला में, कुगती में या लारजी में? तो ब्यास नदी जो है वो जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो किस स्थान पर काटती है? तो वो ये काटती है लारजी में। तो लारजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म जो वो कहाँ से हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वो जो है वो कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो ये अपभ्रंश से हुआ है, पाली प्राकृतिक से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है या वैदिक संस्कृत से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो हुआ है अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से जो है वो हिंदी भाषा का जो वो ये जन्म हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो वो गुरुमुखी में लिखी जाती है, ब्राह्मी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है या सौराष्ट्री में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो वो लिखी जाती है देवनागरी में। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये है देवनागरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ई और बड़ी ई का जो बड़ी ई और छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव्य है, ओष्ठ है या दंत है? तो बड़ी ई होगी और छोटी ई होगी, य हो गया, श हो गया, ये सारे किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं। ठीक है, फिर आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, अण्य हो गया, ये भी सारे आपके तालव्य में आते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ये सारी ध्वनियाँ आपकी तालव्य में जो आती है। तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो ब वर्ण कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है या त वर्ग में आता है या फिर प वर्ग में आता है? लास्ट है, इसको भी लिख लेते हैं, प वर्ग में आता है। तो क वर्ग में क्या क्या आता है आपका? क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग में आएगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ और अण्य। ट वर्ग में ट, फिर ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर अण्य। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में आएगा आपका प और फ और ब। ठीक है, अब भ और म। यहाँ से आपकी सारणी क्लियर होगी। ये आ गए आपके सारे क वर्ग में, ये आ गए आपके सारे च वर्ग में, ये आ गए आपके सारे ट वर्ग में, और ये आ गए आपके सारे त वर्ग में, और ये लास्ट में आ गया आपके प वर्ग में। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ब वर्ण जो कौन से वर्ग में आता है? तो ये प वर्ग में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व। तो ये तालव्य व्यंजन है, कंठ्य व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? तो आपको पता है कि य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया, ये जो सारे ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है?
अंतस्था व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून में कौन सी संधि है? तो न्यून में आपको एक बात ध्यान रखना है, न्यून का संधि विच्छेद पूछे तो नी जमा ऊन हो जाएगा। ठीक है, नी जमा ऊन, नी जमा ऊन हो जाएगा संधि विच्छेद जो वो इसका। ठीक है, नी जमा ऊन। लेकिन संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी या यण संधि हो जाएगी। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन आ जाए और इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, कोई भी आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? वो होगी आपकी यण संधि। जैसे न, यू क्या, य आ गया आपका, य क्या आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए। ठीक है, ये जहाँ भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए और इनके पहले आधा वर्ण आ जाए वो संधि आपकी यण संधि जो वो हो जाती है। तो न्यून में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेश में कौन सी संधि है? तो इसके संधि विच्छेद कर लेंगे, नर जमा ईश। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आदि संधियों के आपको रूल पढ़ने होंगे और आदि के आपकी ट्रिक भी है। ठीक है, जैसे पीछे आपका यण संधि का बताया तो उसकी ट्रिक है, अंतस्थ व्यंजन से पहले आपका आधा वर्ण आ जाए तो यण संधि। लेकिन आधे के आपको रूल भी पता होना चाहिए। नर, यहाँ पे क्या आ गया? आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? बड़ा ई आ गया। और और जब के बाद ई आता है, छोटा ई बड़ा ई आता है तो वो ए बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका ये बना है नरेश। तो इसमें एक इसका ये गुण है, इसी नाम से आपके ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा कि क्या या के बाद ई आ जाए तो इसका गुण जो वो चेंज होता है वो ए हो जाता है। तो इसमें एक ये गुण है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। आपकी ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत्य जमा आग्रह। जैसे पीछे बताया कि इसका गुण है, जब इसका गुण चेंज होता है इसमें ये गुण है कि जब अ या ई के बाद या आ के बाद ई या ई आ जाए तो वो ए हो जाता है। उसी हिसाब से ये है, छोटा और बड़ा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो ये क्या है? दीर्घ हो रहा है, इसका रूप दीर्घ हो रहा है। ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि जाती है। कौन सी संधि जाती है? दीर्घ स्वर संधि जाती है। ये अपने रूप के अनुसार ही चलते हैं संधियाँ जितनी। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्वर आ गया, उनका रूप बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बस आपको रूल पता होना चाहिए इनके थोड़े से, दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका कि जलद, जलद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो जलद, जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। जलद अर्थात जो जल देता है कौन? बादल। ठीक है, जिस शब्द का, इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि ये बादल के लिए ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और के लिए प्रयोग होता है वहाँ पर समास जो होता है आपका कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाता है। समास बहुब्रीहि और शब्द पूछे तो शब्द आपका योग रूढ़, योग रूढ़। ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का सेशन। इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपके कितने सही किए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जरूर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।